वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो ना यार, क्यों नहीं करते हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? वीडियो अच्छी नहीं लगती है क्या? प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो यार, लाइक कमेंट शेयर भी कर दो। चैनल की रिच रुक गई है यार, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो। फलक घर से बाहर चली गई और पीछे से एक हताश आवाज़ आती है, फलक वहीं खड़ी रहो। फलक मजबूती से खड़ी रही और पीछे मुड़कर देखा। अर्पित गुस्से से लाल पीला पड़ गया था। उसने अलका को अपमानित किया और उसे गुस्से से जलना चाहिए था, इसलिए वो शायद अलका की ओर से अपना गुस्सा निकालने के लिए वहां गया था। अर्पित वास्तव में गुस्से में था, लेकिन ये पहले मिश्रा परिवार का मामला था, इसलिए उसके लिए कोई टिप्पणी करना इनकन्वीनियंट था। हालांकि उसने अपनी आंखों से देखा कि वो कितनी व्यंग्यात्मक थी। अलका केवल तब रो सकती थी जब उसे धमकाया जाता था। फलक इतना दुष्ट क्यों हो गई? फलक, तुमने श्रुति आंटी और अलका की क्यों इंसल्टेड की? मैंने कहा था ना कि मुझे पहले अलका से प्यार हो गया था। पिछले 3 सालों से जब वो अमेरिका में थी, तब से वो मुझे अस्वीकार करती रही। मैं ही था जो हर बार उससे मिलने के लिए उड़कर जाता था। वो भी मुझसे प्यार करती है। वो पेशेंटली सहन करती रही और अब तक तुम्हारे लिए छिपी रही। तुम इतनी पवित्र और मासूम लड़की के साथ इतना क्रूर व्यवहार कैसे कर सकते हो? फलक हंसना चाहती थी और उसने ठहाका लगाकर हंसने लगी। क्रूर? उसने उस पर एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया। अलका, पवित्र और मासूम? वो बता सकती थी कि अर्पित पूरी तरह से अंधा हो गया है। अलका केवल 3 साल अमेरिका रही थी। सगाई तय होने के बाद अगर अलका अमेरिका नहीं जाती तो वो पवित्र कमल होने का दिखावा कैसे कर सकती थी? अगर वो अमेरिका नहीं जाती तो वो कैसे चालें खेल सकती थी और तुम्हें वो बार बार अमेरिका आने के लिए कैसे लुभा सकती थी? फलक ने खुद को रिडिक्यूलस पाया। 3 साल पहले जब उसकी और अर्पित की सगाई हुई थी, उसके तुरंत बाद उसे और उसकी मां को घर से निकाल दिया गया था। वो एक बार गोयनका के घर गई थी, जिस समय अर्पित की मां ने उसे अपमानित किया था। वो उसके प्रति नोमल था और वो खुद को उससे जोड़ना नहीं चाहती थी और न ही उस पर केवल अमीर और शक्तिशाली लोगों के साथ संबंध बनाने का आरोप लगाया था। इसलिए पिछले 3 सालों में उन्होंने एक साथ बहुत कम समय बिताया। उसने कभी नहीं सोचा था कि जब वो अपनी मां की देखभाल करने के लिए पैसे कमा रही थी, तो अर्पित अलका को डेट करने के लिए अमेरिका चला जाता था। वो कुछ दिन पहले ही एक मॉडल के साथ सो रहा था। क्या वो अभी भी वही लड़का था जो उसकी यादों में गर्मजोशी और शर्मीला था? फलक सीधी खड़ी हो गई और हल्के से मुस्कुराई। अगर मैं दुष्ट नहीं होती तो अलका की मासूमियत इतनी बेबाकी से कैसे सामने आ सकती थी? मुझे अकेला छोड़ दो। ये बहुत अच्छा है कि तुम अच्छी तरह से रह रहे हो। मैं राजकुमार और राजकुमारी की जोड़ी को बधाई देने के लिए ताली बजाऊंगी। तुम एक अच्छी जोड़ी हो। अर्पित ने अपनी मुट्ठी भींच ली और उसकी छाती ऊपर नीचे होने लगी। उसने फलक की ओर देखा जो हर चीज को बहुत हल्के से देख रही थी। उसका क्या मतलब था? क्या उसे मुझे समझाना और उसको मेरे साथ रहने की भीख नहीं मांगनी चाहिए? क्या वो उसे दूसरी महिलाओं के पास धकेलने की आदी हो गई थी? वो क्या सोचती थी कि वो उसके लिए क्या था? जैसे ही उसे उसकी दादी के कमरे में उसका परेशान चेहरा याद आया, उसे बेहतर महसूस हुआ। अर्पित ये सब मन में सोच रहा था। वो फिर उसको देखते हुए बोला, फलक, मुझे पता है कि तुम इतने सालों से मुझसे प्यार करती रही हो, लेकिन तुम किसी रिश्ते को मजबूर नहीं कर सकती। मैं अलका के साथ रहना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज मत बनाओ उसके लिए मुश्किल और हम दोनों में से मुझे ही तुम्हारा ऋणी समझो। फलक में हंसने की भी ताकत नहीं थी। उसे अचानक समझ में नहीं आया कि वो 18 साल की उम्र में उसके प्यार के कबूलनामे को क्यों स्वीकार करेगी, वो उसकी गार्डन डेट और सगाई को क्यों स्वीकार करेगी। वो बुरे और अच्छे में फर्क भी नहीं कर पा रहा था। उसके चेहरे पर अहंकार था। अब उसकी एक नज़र भी बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। थोड़ी देर बाद फलक बोली। उसकी कोमल आवाज में थकान की झलक थी, अर्पित, चलो अपनी सगाई तोड़ देते हैं। अर्पित का शरीर अकड़ गया। यह अजीब है, वो वही था जिसने कहा था कि वो अलका के साथ है। लेकिन जब उसने सुना कि वो अपनी सगाई तोड़ रही है, तो उसके दिल में दर्द होने लगा। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी छाती पर चाकू घोंप दिया हो और उसका दिल निकाल लिया हो। ऐसा लगा जैसे कोई चीज बह रही हो। महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनके चेहरे पर कूलनेस थी और अर्पित ने ऊपर देखा और पाया कि बूंदाबांदी हो रही थी। घनी और भारी बारिश की बूंदों ने उनके कपड़े गीले कर दिए। ठीक है, उसने गहरी आवाज में कहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे उसके पेट से बाहर निकाला गया हो। अर्पित ने उसके चेहरे को घूरते हुए कहा कि कोई भाव न छूट जाए। प्लीज मुझे वो जेड ब्रेसलेट वापस दे दो जो गोयनका परिवार से विरासत में मिला था। मैं इसे अलका को देना चाहता हूँ। ठीक है,
फलक ने सिर हिलाया। उनकी त्वचा पर पड़ने वाली बारिश की बूंदें उतनी ही ठंडी थीं जितनी उस समय उसके अंदर महसूस हो रही आग थी। ज़ैड ब्रेसलेट गोयनका परिवार का है। मैं इसे तुम्हें ज़रूर लौटा दूंगी, लेकिन मैं ज़ैड ब्रेसलेट अपने साथ नहीं लाई। मैं तुम्हें कल फ़ोन करूंगी और तुम आकर इसे ले सकते हो। फलक ने ये कहा और अर्पित के जवाब का इंतजार किए बिना ही वहां से चली गई। जैसे ही वो मुड़ी, अचानक एक काली छतरी ने उसे ढक लिया। फिर अजय के सुंदर चेहरे ने उसका स्वागत किया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, फलक, पल्लवी आंटी ने देखा कि आसमान में अंधेरा छा गया है और बारिश हो रही है, लेकिन तुम अभी तक वापस नहीं आई थी। वो चिंतित हो रही थी, इसलिए उन्होंने मुझे तुम्हें लेने के लिए यहाँ भेजा है। फलक ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, ठीक है, चलो। उसने एक कदम बढ़ाया और उसने सुना कि अर्पित ने अपने दांत भींचे और थूका, फलक, वेल डन। उसने उसकी छोटी कलाई अचानक खींची ली। फलक ने पलटकर देखा कि अर्पित का सुंदर चेहरा पानी की बूंदों से भरा हुआ था। उसने उसे एक क्रूर नज़र से घूरा, जैसे कि वो एक रिस्ट्रेन जानवर था जो उस पर झपट पड़ेगा और उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। फलक, मैंने तुम्हें नीचा दिखाया। तुमने अपना अगला साथी भी पहले ही ढूंढ लिया है। क्या तुमने आज ये सब तय किया था या मेरे तुम्हारे साथ रिलेशनशिप तोड़ने का इंतजार किया ताकि तुम सगाई तोड़ सको? फलक, मैं तुमसे बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। फलक ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने अपना हाथ उठाया और अपने गीले बालों की एक लट को अपने कान के पीछे छिपा लिया। उसने शांत और एलिगेंट आवाज में कहा, अर्पित, चूंकि मैं तुम्हें डिस्गस्टिंग लगती हूँ, प्लीज मेरा हाथ छोड़ दो। अर्पित ने उसे जाने नहीं दिया, बल्कि उसने उसकी कलाई को और भी कसकर पकड़ लिया। उसके मजबूत बल ने उसकी कलाई को लगभग तोड़ दिया। फलक, तुम रिडिक्यूलस हो। तुम्हें और वेश्या में क्या अंतर है? तुम सब क्लमजी हो। फलक ने महसूस किया कि उसकी आंखों में एक गर्म तरल बह रहा है। केवल वो जानती थी कि उसने एंटरटेनमेंट के एरिया में अपने शरीर को बेचने से बचने के लिए कितना प्रयास किया था। वो उससे ऐसा कैसे कह सकता था? जैसे ही फलक वापस लड़ने जा रही थी, उसके कंधे पर एक हाथ था। अजय ने गुस्से में कहा, सर, यह एक सिविल सोसाइटी है। प्लीज अपना मुंह संभालो। और उसने तुमसे कहा है ना कि उसे जाने दो। क्या तुमने नहीं सुना? अगर नहीं सुना तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। पुलिस को बुलाओ। अर्पित ने उपहास किया। अजय की सफेद शर्ट और जीन्स को तिरस्कार से घूरते हुए कहा, जब हम बात कर रहे हैं तो तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? क्या तुम उसके साथ सोना चाहते हो? क्या तुम जानते हो कि वो कितनी महंगी है? क्या तुम उसे खरीद सकते हो? तुम। तभी उसके मुंह पर एक थप्पड़ पड़ता है। अर्पित को लगा कि उसका चेहरा दर्द कर रहा है। पता चला कि फलक ने उसे थप्पड़ मारा था। अर्पित ने अपनी तरफ देखा। उसे नहीं पता था कि चीख कहाँ से आए या किसने उसका हाथ पकड़ा था। उसे सिर्फ इतना पता था कि वो उलझन में था। उसने मुड़कर फलक को अपनी लाल आंखों से देखा और वो उसको मार डालना चाहता था। लेकिन जब उसकी नज़र फलक से मिली तो वो सख्त हो गया, क्योंकि उसके सामने बैठी लड़की की नाक लाल थी। वो रो पड़ी। फलक ने उस पल का फायदा उठाया जब अर्पित स्तब्ध था और उसने उसका हाथ दूर फेंक दिया। जाने से पहले उसने धीरे से कहा, अर्पित, मैं चाहती हूं कि मैं तुम्हें कभी न देखूं। फलक। अर्पित को लगा कि उस पर भूत सवार है। उसने सहज रूप से एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया और फिर से उसकी कलाई खींच ली। वहां घबराहट थी कि उसकी आंखों में चमक उठी। नहीं, मत जाओ। उसके मत जाओ को अजय ने काट दिया। अजय ने उसे धक्का दिया और कहा, तुम इतने चिपकू क्यों हो? चाहे तुम उस समय फलक के लिए जो भी थे, तुम अब उसके लिए कुछ भी नहीं हो। जब अर्पित ने उसके लिए कुछ भी नहीं सुना तो उसके दिल में एक तेज दर्द महसूस हुआ। उसने फलक को खींचा और उसे अपनी बाहों में खींचना चाहा। वो अजय को घूरने के लिए मुड़ा। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, हमारे बीच में आने की हिम्मत मत करना, अदरवाइज मुझे अच्छा न होने के लिए दोष मत देना। अजय यूथ और अग्रेसिव था। इसके अलावा वो खुद को उसके सामने नियंत्रित नहीं कर सकता था जिस व्यक्ति को वो पसंद करता था। उससे कहा, चलो। फिर वो और अर्पित एक दूसरे को खींचने और धक्का देने लगे। ऐसा लग रहा था कि वे लड़ने जा रहे थे। टू बी कंटिन्यू।